हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था? आपको बताना है वो कौन ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो पहला ऑप्शन है जेम्स मिल ने, दूसरा ऑप्शन दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, तीसरा ऑप्शन है सर थॉमस स्मिथ ने एंड फोर्थ ऑप्शन है एनी बेसेंट ने। तो ये किसने किया था? ये दिया था फ्रेंड्स आपका जेम्स मिल ने। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था? कहाँ का शासक था? थानेश्वर का था या कुरुक्षेत्र का था या गीतावर्धन का था या फिर पटना का शासक था? तो वो कहाँ का शासक था ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रभाकर वर्धन जो है वर्धन वंश का पहला राजा थानेश्वर का शासक था। ठीक है, कहाँ का था? थानेश्वर का शासक। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? देखिए, पानीपत के युद्ध से हमेशा एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी ना, वो कब लड़ी गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1556 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1545 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1555 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1526 ईस्वी में। तो बताइए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? आप कहेंगे 1556 में। ठीक है, ये पहले ही ऑप्शन में दिया है, देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है? सूरदास ने किन की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी ये आपसे पूछा है। रामदास, हरिदास, चैतन्य या फिर वल्लभाचार्य? कौन से होंगे वो बताइए महान संत जिनसे सूरदास ने शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी? तो वो हैं आपके वल्लभाचार्य। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं? कौन सी नदी के तल के साथ पाए जाते हैं ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है घग्गर हकरा नदी एंड चौथा है आपका व्यास नदी। तो देखिए यहाँ पर कौन सी नदी आएगी? यहाँ पर आएगी घग्गर हकरा नदी। ध्यान रखिएगा, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके अधिकतर स्थल जो हैं घग्गर हकरा नदी के तल के साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, फर्स्ट ऑप्शन है 1966 में, सेकंड ऑप्शन है 1962 में, तीसरा ऑप्शन है 1965 में एंड चौथा ऑप्शन है 1971 में। तो बताइए, भारत पाक के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आप कहेंगे ये हुआ था 1966 में। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? प्रारंभ कहाँ पर किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में? बताइए वो कौन सा राज्य था? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है वो कौन सा राज्य है, वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह आपका स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? अब आपको असत्य कथन बताना है गांधी जी और उनके निकाय से जुड़े हुए। पहला है वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे। क्या ये सही है? बताइए जी। ओके, असत्य कथन आपसे पूछा हुआ है ना। तो देखिए, क्रिप्स आयोग के सदस्य वो नहीं थे,
वे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे? नहीं। संविधान सभा के सदस्य? ये सारी चीज़ें तो उस टाइम पर थी नहीं, आप जानते ही हैं। तो ये चारों ही क्या है यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा असत्य कथन है ये पूछा है, तो आप कहेंगे ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं आपके असत्य कथन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? सिंपल है, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। तो कितने अप्रैल में हुआ था और कौन सा ईयर था ये भी आपको बताना है, तो ध्यान रखेंगे आगे से। तो पहला है ऑप्शन 13 अप्रैल 1920, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1920 एंड चौथा ऑप्शन है 19 अप्रैल 1919। तो बताइए अमृतसर में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आई थिंक कुछ दिनों पहले जब हम कर रहे थे क्लास, उसमें भी ये पूछा हुआ था। तो अब ये तो आपको याद हो ही गया होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं? नहीं। स्वामी विवेकानंद हैं? नहीं। राजा राधाकांत? नहीं। ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 2011 का पूछा है। ठीक है, कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो कितना परसेंट हैं? पहला ऑप्शन है 8.61%, दूसरा है 14.66%, तीसरा है 15.30% या फिर 9.87%। तो कितना है? ये है आपका 8.61%। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है? नॉट पूछा है। कौन सी नदी दाईं ओर से आकर के गंगा में नहीं मिलती है, गंगा की सहायक नहीं बनती है, ये पूछा है। चंबल नदी ये तो है, सोन नदी भी है, सिंध भी है, लेकिन जो कोसी नदी है वो नहीं होगी, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होती है। कम लवणता होती है ना बंगाल की खाड़ी में जल में, तो वो किस कारण होता है ये पूछा हुआ है। पहला है उच्च वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है जलीकरण, तीसरा है वर्षण या फिर नदी के जल का अंतःश्रवण। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा नदी के जल का अंतःश्रवण। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? सर्दियों में पहला है गेहूं, दूसरा है बाजरा, तीसरा है ककड़ी, चौथा है धान। तो कौन सी रबी की फसल जो है बुआई जाती है सर्दियों में? तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका गेहूं। ठीक है, तो गेहूं हमको पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, या देशांतर रेखाएं, या समदाब रेखाएं, या फिर समताप रेखाएं, क्या कहलाती हैं बताइए। देखिए भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ना फ्रेंड्स, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? जो आपका जीडीपी है इंडिया की, वो कौन सा विभाग उसकी गणना करता है, उसको कैलकुलेट करता है? पहला है वित्त मंत्रालय? नहीं। राजस्व विभाग? नहीं। आर्थिक मामले? जी नहीं। बल्कि क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत की जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसकी क्या करता है? गणना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो कौन से राज्य में? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर आपका उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
उद्योग आता है, बैंकिंग आता है, स्वास्थ्य या फिर कृषि? बताइए। माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? ये आएगा उद्योग। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? केंद्र सरकार का बजट घाटा किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन दिया है राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि को प्रदर्शित करता है, या पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि को, या फिर वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, या फिर अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि को प्रदर्शित करता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। किसी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा वह धनराशि होती है जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, आप सभी आंसर भी करते हुए चलिएगा ताकि आप खुद को एनालाइज भी कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? विमुद्रीकरण की गई जो मुद्रा है वो देश के कुल नगद मूल्य का कितना परसेंट है? पहला ऑप्शन आपको दिया है 86% है, दूसरा ऑप्शन है 79%, तीसरा ऑप्शन है 78% एंड चौथा है आपका 95%। तो बताइए कितना परसेंट है? तो ये है आपका 86%। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना, पहला है GOI अधिनियम 1919, दूसरा है GOI अधिनियम 1915, तीसरा है GOI अधिनियम 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आप कहेंगे GOI अधिनियम 1919। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया? अस्थायी पूछा है। पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है TT कृष्णामाचारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे ना विधानसभा के, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी, MA अय्यंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर या सरदार हुकुम सिंह? तो कौन थे? वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? नहीं था पूछा है। RS पाठक ये तो थे, BN राव भी थे, नागेंद्र सिंह भी थे, लेकिन ये नहीं थे, इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा KN वांचू, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? बताइए। पहला है 13वें अनुच्छेद में, या 14, 15 या 16? तो आप कहेंगे 15वें अनुच्छेद में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत वल्क में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से डैश होता है? कैसा होता है प्रकृति में? क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है या फिर उभयधर्मी होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका बेसिक यानी कि क्षारीय। ठीक है, तो क्षारीय आपको पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है गाय के दूध में? सिंपल क्वेश्चन। पहला है जीन, दूसरा है लैक्टाल्ब्यूमिन और तीसरा है केसिन या फिर एल्ब्यूमिन। तो गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केसिन होगा। ठीक है, केसिन होता है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। किस चीज़ के आवर्ती फलन होते हैं तत्वों के?
परमाणु संख्या के, या परमाणु आकार के, या परमाणु भार के, या परमाणु विशेषता के? तो राइट आंसर है आपका परमाणु संख्या के। ठीक है, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस डैश होने की संभावना है, तो दर्पण और लेंस कैसे होंगे? दोनों अवतल होंगे, या दोनों उत्तल होंगे, या फिर दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा, या फिर दर्पण उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका कि जो दर्पण होगा वो अवतल होगा और लेंस आपका उत्तल होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये साइंस में कई बार पूछा हुआ है जीएस वाले पोर्शन में। तो देखिए, सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? कूलाम, एम्पियर, जूल, इनमें नहीं मापा जाता, बल्कि वो वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट में मापा जाता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।